तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स बीए में पूछा गया मेजर पेपर के बारे में, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2023 में यह एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, इसको माइंड कीजिए। 2023 में पेपर हुआ था, ठीक है। और हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर था, इसमें मेजर पेपर पूछा गया था। अब क्या क्या होता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो टॉपिक हमारा मेन फोकस करना है, चाहे आपका सेमेस्टर कोई भी हो, पेपर का नाम कुछ भी हो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्ली टाइम्स टू अप टू 30 AD, यानी कि हमारा जो इतिहास शुरू होता है, भारत के इतिहास, तब से लेकर के 300 ईस्वी तक का इतिहास है, इसमें जानना है, ठीक है। ठीक है, यानी कि भारतीय इतिहास के प्रारंभ से 300 ईस्वी तक का इतिहास, इसमें हमारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी एग्जाम दीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, सबका काम देगा। बस सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 30 AD, ठीक है, सॉरी 300 AD। तो प्रारंभिक इतिहास से लेकर के 300 ईस्वी तक का इतिहास है इसमें भारत का। अब चलिए देख लेते हैं। तो इसमें टाइमिंग जो है सभी को 3 आवर ही दिया जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन का पेपर अलग अलग सेट किया जाता है, मार्क्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है सब आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा अगर आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका आंसर 100 शब्दों में कीजिएगा, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, ठीक है। मतलब उतना स्पीड है तो कर लीजिए, और स्पीड नहीं है तो एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में रहने दीजिए, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड में। पहला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में साहित्यिक स्रोतों के महत्व को वर्णन कीजिए। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी सोर्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए साहित्यिक स्रोत में जितने भी पुस्तकों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है इतिहास की, उसे साहित्यिक स्रोत में रखेंगे। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण जितना भी है, ये सभी साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मध्य पाषाण युग की मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। भारत में मध्य पाषाण युग की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, उनको बताना था, ठीक है। और इतिहास के कितने कालखंडों में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है, ये सब भी आपको जान लेना है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक काल में धर्म का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में धर्म का वर्णन किस प्रकार हुआ करता था, ये आपको बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब ही रिलीजियन इन द ऋग्वैदिक एज या ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मगध साम्राज्य के उदय के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। और मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। टोटल महाजनपद 16 थे, मगध सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि संगम साहित्य पर लेख लिखें, ठीक है। राइट और नोट ऑन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर दोस्तों जनरली जो तमिल के जितने भी साहित्य लिखे गए थे उसे संगम लिटरेचर कहा गया था तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, ठीक है, और इतना ख़राब लिखा है कि मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं कि डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ किंग इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कैसी थी, यह पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि गांधार कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे 5 मार्क्स के। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। और एक है इसमें, और इसमें है कि हमारा कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों पर लेख लिखें। राइट अ नोट ऑन अचीवमेंट ऑफ कनिष्क, ठीक है, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यार फ्लो में ना कभी कभी होता है ना कि प्रतापी वही। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हमारा बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 मार्क्स का है। तो अगर आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर करना है आपको कितने शब्दों में, तो 300 से 400 शब्दों के बीच में। मतलब कि 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए। टाइम आपके पास है तो 3 घंटा ही क्या कीजिएगा, है ना। 2 खड़ा पन्ना में करना है दोनों साइड, यानी कि 4 पेज, ठीक है। इसमें हमारा पहला है कि इतिहास के अर्थ पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।
राइट अ डिटेल नोट ऑन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर किस प्रकार के बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा। इसमें पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एनालाइज द कॉज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी BC। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। पूछा गया है कि अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन अशोक्स धम्म। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या था? जनरली सभी धर्मों को जोड़ के एक धर्म बना गया था जिसमें सभी धर्मों का सम्मान था और सभी समाज के जितने भी लोग थे उन सभी का उत्थान था। बस इसी तरह से लिखना है आपको, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सातवाहनों की प्रशासनिक पद्धति का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सातवाहन। आगे देख लेते हैं। तो कुछ और भी मैंने कलेक्ट किए हैं, इसमें यह भी पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का महत्व का परीक्षण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है जी, वो हो गया स्रोत के महत्व का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होगा कि भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए। ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको दिखाया, मैंने बोल रहा था ना, क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेट किया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सेम आता है। ठीक है, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। फिर है हमारा गौतम बुद्ध तथा महावीर की मुख्य शिक्षाओं पर एक निबंध लिखें। हो सकता है केवल गौतम बुद्ध का पूछ रहे या फिर केवल महावीर या फिर दोनों, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अशोक के धम्म नीति के महत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि संगम साहित्य के आधार पर तमिल की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन करें। ठीक है, संगम साहित्य का सीधा संबंध था तमिल भाषा से। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में अभी भी चलती है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है सातवाहन प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का एक निबंध लिखिए। ये देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन पेपर, इसके अंतिम पेज में सातवाहन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रशासन से, सातवाहन के प्रशासन। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है उसको मैं दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, बस ये देखिए, सातवाहनों की प्रशासनिक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों, आपका भी एग्जाम है, आप भी प्रैक्टिस करके जाइए, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेंगे। ठीक है, बस सब्जेक्ट यही होना चाहिए आपका। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 AD। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और जितना भी लोगों का एग्ज़ाम है, मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर घर में कम से कम 50 शब्दों में कर करके बना लीजिएगा ना, 3 घंटा देखिए, तो आपका एग्ज़ाम वहाँ पे जाके सोचना नहीं पड़ेगा। आप एकदम धड़ल्ले से लिख लीजिएगा बिना कोई चीटिंग के। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।